चलिए अब हम लोग ध्यान दीजिए, दूसरा लास्ट में पहले हम लोग आज नया टॉपिक शुरू करेंगे। क्या? घर्षण, फ्रिक्शन। देखिए, घर्षण, फ्रिक्शन। घर्षण, फ्रिक्शन, घर्षण, फ्रिक्शन। चलिए जरा ध्यान देंगे सब कोई, घर्षण बढ़िया से समझना है। कलम रख दीजिए और खूब ध्यान दें, क्लास आपको आज का खूब अच्छा समझ में आया। घर्षण एक छोटा सा टॉपिक है, आज ही खत्म हो जाएगा। घर्षण का मतलब आप लोग समझते हैं, इज जस्ट लाइक विलेन है, खलनायक है, गति का विरोध करने वाला। गति मान लो हीरो है, तो हीरो जिधर चले, खलनायक का काम क्या है? विरोध करना। हीरो कहेगा यहाँ मकान बनेगा, तो हल्ला करेगा कैसे कौन बना लेगा। हीरो कहेगा कि यहाँ नहीं बनेगा, तो कहेगा कि कौन रोक देगा, हम बनाएंगे। बताओ, अगर इस वस्तु को आगे गति ला रहे हैं तो घर्षण इसका विरोध करेगा और पीछे से लग जाएगा, पीछे की ओर लगा रहेगा। बताओ, अगर इधर से चलाएंगे तो फिर इधर से लग जाएगा। घर्षण का काम ही है गति के दिशा में रहना कि गति के विपरीत दिशा में रहना। यानी हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात समझ गए, घर्षण की दिशा हमेशा गति के विपरीत दिशा में होता है। बात ध्यान देंगे, घर्षण की दिशा कभी भी गति के दिशा में नहीं होता, गति के विपरीत दिशा में होता है। इस कंसेप्ट से 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया करता है। तो पहले नीचे डैश देके एक लाइन लिखे और हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। डैश देके लिख दीजिए, घर्षण की दिशा, घर्षण की दिशा गति के विपरीत दिशा में होता है। घर्षण की दिशा गति के विपरीत दिशा में होता है, गति के विपरीत दिशा में होता है। नीचे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति आगे की ओर गतिशील है, एक व्यक्ति आगे की ओर गतिशील है, एक व्यक्ति आगे की ओर गतिशील है, तो घर्षण की दिशा होगी। एक व्यक्ति आगे की ओर गतिशील है तो घर्षण की दिशा होगी। नीचे चॉइस ए, आगे से, आगे से। चॉइस बी, पीछे से, पीछे से। चॉइस सी, दोनों ओर से, दोनों ओर से। और डी, किसी ओर से नहीं, किसी ओर से नहीं। पहले बढ़िया से सोचिए, घर्षण की दिशा गति के विपरीत दिशा में होती है। एक व्यक्ति आगे की ओर गतिशील है तो घर्षण लगेगा आगे से कि पीछे से? आगे से। कितने को आगे से लग रहा है? अरे वाह। और पीछे से कितने को लग रहा है? किसी को नहीं लग रहा है। वाह। हिंदी का विलोम शब्द हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं कि आगे का पीछे मारेंगे। व्यक्ति आगे चल रहा है तो घर्षण किधर से होगा? आगे से। अगर रहता पीछे की ओर, आगे की ओर, तब कौन होता? पीछे की ओर, आगे से। इसलिए सही आंसर आगे से ए। बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन लिखे, 3-4 क्वेश्चन में आपका ये लाइन क्लियर हो जाएगा कैसे पूछता है। लिखो, एक व्यक्ति साइकिल पर बैठकर पैडल चला रहा है। एक व्यक्ति साइकिल पर बैठकर पैडल लगा रहा है, जिससे साइकिल आगे की ओर गतिशील है, जिससे साइकिल आगे की ओर गतिशील है, जिससे साइकिल आगे की ओर गतिशील है, गतिशील है। तो साइकिल के पिछले चक्के में, साइकिल के पिछले चक्के में घर्षण की दिशा होगी। पिछले चक्के में घर्षण की दिशा होगी। चॉइस ए, आगे से, आगे से। चॉइस बी, पीछे से, पीछे से। चॉइस सी, दोनों ओर से, दोनों ओर से। और डी, किसी ओर से नहीं। सोचो पहले, इधर होगा जी, पीछे से, आगे से, दोनों ओर वाला भी है क्या? कितना को लग रहा है आगे से जी? बहुत लोग है। साइकिल आगे चल रहा है तो घर्षण के चक्का में दिशा होगी। कितने को पीछे से लग रहा है? वाह, बहुत लोग हैं। पीछे से वाले भी बहुत लोग हैं। 1-2 सेंटर भी देख लें, पीछे वाले कितने लोग हैं। चलिए ध्यान दीजिए इसमें। चलो जल्दी, नवादा वाला सेंटर देख रहे हैं। कितने लोग आगे से हाथ उठाओ?
आगे कोई नहीं है रे? हाँ चलिए, बहुत लोग हाथ उठाया। पीछे से, वाह पीछे वाले ज्यादा लोग हैं, ये लोग तो बहुत तेज है। चलिए बहुत बढ़िया। और जरा ध्यान दीजिए, साइकिल हम लोग देखते हैं, बढ़िया से ध्यान दो। मान ले हमने साइकिल बनाया, अब तुमको वो साइकिल जैसा नहीं लगेगा तो समझना A1 A+ नहीं है, कोई नया कंपनी लॉन्च हुआ। हाँ बाकी ध्यान रखना और कुछ नहीं। तो देखिए हम लोग देखें, ये साइकिल है, थोड़ा टेढ़ा कहे तो कि नया कंपनी लॉन्च है, तुम पुराना जैसा सोच रहा। चलिए यहाँ साइकिल रेडी हो गया, थोड़ा चैन उन मार दे तो फिर एकदम फिट हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, ये हैंडल भी हो गया, ब्रेक श्रेक इसका अंडरग्राउंड वाला है। हाँ चलिए, चलाने वाला क्यों नहीं रहेगा, चलाने वाला भी आ गया। लीजिए अब जरा बात को समझिए, ध्यान दो जी। साइकिल चल रहा है, साइकिल का फिगर इसलिए बनाया ताकि कल्पना ठीक से करो। बोलो, जब पैंडल मार रहा है, बढ़िया से सुनना, पैंडल मार रहा है तो इस पे चक्का जब पैंडल मारेगा तो ऐसे घूमेगा। पहले बोलेगा हाँ या ना। जैसे ही पैंडल मारेगा तो चक्का ऐसे घूमेगा। ई लाइन क्लियर है सबका? और घर्षण उसी दिशा में होगा कि विपरीत होगा? तो जब ऐसे घूमेगा तो घर्षण कहेगा क्यों घूम रहा है, हम रोकेंगे तुमको। तो बताओ घर्षण लगा आगे से कि पीछे से? आंसर पीछे से हो। देखो आदमी में आगे था, साइकिल आदमी जैसा थोड़ा चलता है कि कान में पैंडल मार रहा है तो चलो। इसका स्टेप अलग था, इसका स्टेप अलग है। नीचे क्वेश्चन जल्दी कर लीजिए, इसका आंसर कहां से हो गया? पीछे से। करियर बना दे, बढ़िया साइकिल हो जाता। चलिए पैंडल उधर वाला कैसे दिखाई देगा? चलिए घंटी वंटी नहीं, नया डिजाइन का साइकिल लिखे। हाँ क्वेश्चन लिखे, जब साइकिल आगे की ओर गतिशील है, जब साइकिल आगे की ओर गतिशील है, आगे की ओर गतिशील है तो इसके अग्र में दिशा होगी, अगले चक्के में घर्षण की दिशा होगी। चॉइस से आगे से, चॉइस से आगे से, चॉइस बी पीछे से, पीछे से, चॉइस सी दोनों ओर से, दोनों ओर से, और डी किसी ओर से नहीं, किसी ओर से नहीं। जल्दी आंसर बोल दीजिए, क्या होगा? आगे से। अगला चक्का में घर्षण होगा आगे से कि पीछे से? जल्दी बोलिए। तो अच्छा ये बताओ, अगला चक्का में चैन है क्या? जल्दी बोलिए। जब ये पैंडल मारेगा तो ये तो ऐसे घूम रहा है, क्या इसमें कोई चैन है? नहीं, तो ये चाहेगा घस डालना, ये नहीं चाहेगा घूमना। तुम कई बार साइकिल में देखना, अगर बीच में चिकनी मिट्टी मिल गई तो अगला चक्का ससर सकता है, क्योंकि अगला चक्का में चैन नहीं है। वो घूमना नहीं चाहता, वो ससरना चाहता है, और घर्षण बल करता है कि ससरने तो देंगे नहीं, तो बेचारा घूमने लगता है। यानी आंसर हो गया किधर से? आगे से। कुछ नहीं है जी। अब एक लाइन सुनो, परीक्षा हॉल में इतना सोचना भी नहीं। अब एक लाइन सुन लो, साइकिल देगा अगला चक्का आगे से, पिछला चक्का पीछे से। ये में क्या करना है जी? ये तो ऐसे ही सबको याद हो गया। अगला चक्का आगे से, पिछला चक्का पीछे से, कहीं लटका दे, शुरू हो जाना। बोलो क्लियर है सबका? अब देखो प्लेन में पूछ रहा है और ट्रेन में पूछ रहा है। पहले कार तो बता दो तो ट्रेन समझ जाए। कोई गाड़ी में सोचना जिसमें चैन है उसका पीछे हो। अगर गाड़ी में चैन नहीं है तो घुमाने के लिए मोटा चैन को एक्सेल कहते हैं। ट्रक वगैरह में देखा होगा, नीचे से गया और उस चक्का को घुमा रहा है, वो एक्सेल है। मारुति वगैरह में एक्सेल आगे भी हो सकता है, अगला चक्का के कारण पिछला चल रहा है। तो जो चक्का में घूमने वाला उपकरण लगा है उसमें पीछे से हो, और जिसमें घूमने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा है उसमें आगे से हो। बोलो, ट्रक में पिछला चक्का पीछे से, अगला चक्का आगे से। मारुति में अगला चक्का पीछे से, पिछला चक्का आगे से, क्योंकि उसमें आगे मशीन फिट नहीं। समझा बात? मशीन पर किधर घुमा रहा है, जिसको मूव करवा देगा उसमें पीछे से हो जाएगा, चूंकि घूमेगा, और जिसमें मूव नहीं होगा उसमें आगे से हो जाएगा। अब गाड़ी बोलेगा तो मतलब कैसा गाड़ी? 2 पहिया 4 पहिया, देखो एक बैलगाड़ी, पाव गाड़ी, सब तो गाड़ी। हाँ तो गाड़ी कोई भी बोला तो इसका मतलब 4 चक्के गाड़ी से उसका मतलब है जिसमें पीछे क्या है। और ट्रक वगैरह जितने भी जीप है सब में एक्सेल से कहां घूमता है? पीछे। अच्छा बताओ, ट्रक ज्यादा खराब से फंस जाएगा जब अगला चक्का फंस गया कि पिछला चक्का फंस गया? जल्दी बोलिए, ज्यादा खराब से कौन फंसेगा, पिछला की आगे? तुम एक बार जा रहे हो और देखा एक ट्रक का पिछला चक्का फंसा है, फिर पढ़ के लौटते समय फिर देखो है कि चला गया। दूसरा बार देखा कि एक ट्रक का अगला चक्का फंस गया, अब फिर लौटते समय देखना ज्यादा देर में कौन निकले, अगला चक्का वाला कि पिछला चक्का वाला? तो अगला चक्का वाला, पिछला नहीं। अगला अगर फंस गया है किसी ट्रक का तो अगला में घूमने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसका घूमने वाला इंस्ट्रूमेंट कहां है? पीछे। और अगर अगला कस के फंस गया है तो जब वो घुमाएगा तो पिछला वाला वही खनते हुए अंडरग्राउंड होना शुरू हो जाएगा। बात समझ लो, अगर पिछला वाला अगला कस के धस गया है, दिमाग समझना पिछला से निकले। अगर बढ़िया से धस गया तो जब वो देगा तो वो और धसते चला जाएगा, जो ट्रैक्टर में तुम देखता हो। अगर हल्का उसका धर लिया बढ़िया से तो बीच वाला तुरंत अंडरग्राउंड हो जाता है, और तब उसको निकलना बड़ा मुश्किल है। पिछला वाला धसा हुआ है
तो कोई बात नहीं है, उसका अगला क्लियर है, जय कुक देगा, कुछ लगाया, ईटा पत्थर वो निकल जाए। लेकिन अगला फंस गया तो बढ़ेगा ही नहीं, कैसे बढ़ेगा? वो पकड़ा हुआ है, जब देगा स्टेटस नचना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े ट्रक में अगला चक्का उसका न फंसे, वो चालक इसका ध्यान देता है। पिछला फंस भी जाएगा तो जैक लगाएगा, कुछ ईटा उठा देगा, फिर निकल जाएगा। अगला में थोड़ा समस्या पड़ती। अब जरा ध्यान दीजिए, तो गाड़ी में घर्षण की दिशा आप लोग समझ गए। अब कैसे गति के विपरीत पूछता है, तो लाइन सबका क्लियर हो गया। हम लोग अब सबसे महत्वपूर्ण बात चले, जहां घर्षण से क्वेश्चन आते हैं। घर्षण के कुछ नियम है और नियम से ही आपको प्रश्न पूछे जाए। अब जो लड़के नियम पर ध्यान देंगे उन लोग से क्वेश्चन बनना शुरू हो। पहला एक सबसे इंपॉर्टेंट नियम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हिंदी में चरम घर्षण, या ध्यान दीजिए लिमिटिंग फ्रिक्शन इंग्लिश में कहते हैं। घर्षण को, घर्षण गुणांक को म्यू से लिखते, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? म्यू, और इसको म्यू एल कहते। कभी भी म्यू एल लिखेंगे तो आप समझोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन है। एल पर क्या है? लिमिटिंग, सीमित घर्षण या चरम घर्षण, दोनों एक ही नाम। इसका मान हमेशा ज्यादा होता है गतिक घर्षण से। घर्षण का मतलब जब वस्तु गति में है, काइनेटिक है, इसको म्यू के कहते। और गतिक घर्षण का मान हमेशा ज्यादा होता है लोटनिक घर्षण से, जिसको रोलिंग फ्रिक्शन म्यू। तीन बात यहाँ पे आ रहा है, तीनों को बढ़िया से समझिए। जिसका ध्यान पूरे आएगा वो लोग इसे छोटे छोटे टर्म समझो, नहीं तो दे देगा निम्नलिखित में सही है और तीनों में इधर उधर दाएं बाएं मारेगा तो कई लड़के तो प्रश्न ही नहीं समझेगा कि पूछ क्या रहा है। तो कोडिंग है यहाँ एल फॉर लिमिटिंग, चरम घर्षण। अच्छा, चरम घर्षण कहते किसको नहीं समझते आप लोग? नहीं, वस्तु चलने को तैयार है, चला नहीं है, लग रहा है कि अब चल देगा, तो उस समय जो घर्षण है उसको चरम घर्षण कहते। यानी जब कोई वस्तु चलने को तैयार है तो उस समय के घर्षण को हम लोग क्या कहते हैं? चरम घर्षण। और जब चल देगा तो गति घर्षण, लुढ़क रहा है तो लोटनिक घर्षण। बढ़िया से बताएं, कोई सिलेंडर गैस का है, उसको खींचना आसान है कि लुढ़काना आसान है? लुढ़काना आसान है। आपसे पूछेगा सिलेंडर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान है, क्यों? हाँ, अब सिलेंडर नहीं देगा, जान के कह देगा पीपे को, कुछ सेटर जानता है कि ऐसा ऐसा टर्म दे, ये हड़क के छोड़। पीपे को खींचने की तुलना में लुढ़काना आसान है, कारण निम्नलिखित में कौन हो? अब कई लड़का पीपा ही नहीं समझ रहा हो। गंगा नदी में पीपा पुल का नाम नहीं सुना है, तो पीपा पुल कैसा होता है? बेलन की आकृति का हो, पीपा माने गोल, डराम को पीपा कहते हैं। अब बताओ, तुम्हारे पास एक डराम मिल गया, तू जानता है डराम देंगे तो समझ जाए, पीपा देंगे तो हड़क जाए। लड़का को दिया पीपा को खींचने की तुलना में, पीपा को इंग्लिश में पीपा। अगला पढ़ेगा, आपको ध्यान रखना है पीपा मीन्स ड्राम जैसा सिलेंड्रिकल आकृति। तो इसको खींचने की तुलना में लुढ़काना आसान है, क्योंकि लोटनिक घर्षण सबसे कम होता है। ये दोनों तो तुम लोग समझते हो। जब साइकिल चलाना शुरू करते हो तो तुम देखे होगे, जिस समय साइकिल चलने को तैयार है उस समय सबसे ज्यादा ताकत लगता है। एक बार चल दिया तो लोड घट जाता है, फिर आराम से बीमारी तो चलेगा, क्योंकि गति घर्षण बल कम जाता है। अब बताओ, चरम और गति समझ रहे? चरम और गति आप समझ गए होगे। जब चलने, कई बार तुमको साइकिल से तेज चलना है तो क्या करते हो? खड़ा होकर मार दिया कस के, चरम क्लियर। अब फिर बैठ के आराम से भी दिए जा रहे हैं तो भागा जा रहा है, कहोगे वाह, उस समय रिवाइज करोगे चरम घर्षण बल का मान गति से अधिक होता है। कब? जिस समय पेंडल मारने में भार पड़ेगा, ये याद कर। बोलो, याद आ गया सबको? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है काइनेटिक से और काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा है रोलिंग से। पहला नियम क्लियर है सबका? नीचे लिख दीजिए जल्दी से, घर्षण के नियम। घर्षण के नियम नीचे लिख दीजिए, घर्षण के नियम। पहला नंबर, चरम घर्षण बल। चरम घर्षण बल ब्रैकेट में म्यू एल, चरम घर्षण बल ब्रैकेट में म्यू एल का मान गतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल ब्रैकेट में म्यू के मीन्स काइनेटिक। चरम घर्षण बल का मान गतिक घर्षण बल ब्रैकेट में म्यू के से अधिक होता है, से अधिक होता है, तथा गतिक घर्षण बल का मान, गतिक घर्षण बल का मान लोटनिक, बोलो लोटनिक को क्या कहोगे? लोटनिक घर्षण बल ब्रैकेट में म्यू आर से अधिक होता है, म्यू आर से अधिक होता है। स्टैटिक में तो रुका हुआ था, घर्षण का घर्षण कब आता है? जब गति आएगा तब। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, जब रुका हुआ तो समझता ठीक है। चल देगा तो उस समय क्या होगा? गति है, काइनेटिक है। लिमिटिंग स्टैटिक बराबर नहीं है। लिमिटिंग किसको कह रहा है? चलने को तैयार है, रुका हुआ है लेकिन चलने को तैयार है। साइकिल रुका हुआ है, कम है,
चलने चलने को तैयार है, ज्यादा तुमको खींचेंगे, कम बल ज्यादा लगाओ, बैठल में नहीं, जब खिंचाने को तैयार है एकदम, अब नहीं खिंचाएंगे और लगेगा अब खिंचा के तो अंतिम ताकत है, फिर खिंचा जाओ। नहीं समझा बाजी, तुम अभी जो ताकत लगा रहा है और तुमको खींचेंगे तो दोनों ताकत बराबर है नहीं। जिस समय चलने को तैयार होगा उस समय घर्षण अंतिम जोर लगाता है, अब नहीं, फिर गति का। हाँ। और तुम बैठा हुआ है तो स्टैटिक है ना, और तुमको खींचेगा उतने रहेगा कि बढ़ेगा, जब तक नहीं से मतलब है, रुका हुआ है स्टैटिक का ही पार्ट हो गया, चलने को तैयार तो लिमिट। हाँ, लास्ट पॉइंट जो हुआ अब समझाता हूँ। चलने को तैयार जब बोल रहे हैं तो लास्ट पॉइंट ना होगा, तुमको 2 बार खींचे तो खिंचाया नहीं, तुम 2 बार खींचे इसीलिए ना। चलने स्टैटिक माने रुके हुए ही है, लेकिन रुकने में ही जिस समय लगा कि अब रुक नहीं पाएगा, जस्ट टेंस टू मोशन, उस समय जो फ्रिक्शन है उसका नाम क्या हो गया, लिमिटिंग। तो हाँ, उस सब, हाँ, लास्ट वैल्यू आप स्टैटिक नहीं करें, स्टैटिक तो रुकने वाला हो, तुम्हारा अभी बैठल है तो जो ताकत हुआ ये लास्ट वैल्यू है नहीं, तो लास्ट वैल्यू किसको कहेगा, जिस समय चलने को तैयार है, तो वो स्टैटिक नहीं, नाम ही बदल गया, उसका नाम लिमिटिंग बोलना, स्टैटिक नहीं बोलना। स्टैटिक नहीं हुआ, नाम क्या हो गया, लिमिटिंग। ध्यान दीजिए, आप तुम बस्ता टांग लिया तो आदमी नहीं विद्यार्थी हो गया, आदमी है विद्यार्थी हो गया, तो अब आदमी बोलेगा तो उससे ज्यादा बढ़िया विद्यार्थी बोलना ना है। अब तुम कहेगा आदमी नहीं है तो है विद्यार्थी शुद्ध हो, समझ वही चीज। दूसरा नंबर अब जरा ध्यान दें, सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे सुनेंगे, दूसरा पर ही मेन न्यूमेरिकल वगैरह चलते हैं, दूसरा पर सब लोग गौर करें। घर्षण बल का मान नॉर्मल फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम, और इसी पर सारा सिस्टम घर्षण का चलता है। दूसरा फिर से सुनेंगे, घर्षण बल को F लिखे और यह अभिलंब बल को R लिखे, इसके समानुपाती होता है, और जब समानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट म्यू लगता है जिसको घर्षण गुणांक कहते हैं, और F बराबर म्यू R होता है, जहां R क्या है, नॉर्मल फोर्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब, और बोलो F क्या है, ये फोर्स बल है, और म्यू क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक है। नियम को बढ़िया से समझिए क्योंकि दूसरा पर ही मेन सिस्टम चलेगा। दूसरा नियम थोड़ा सा प्रैक्टिकल व्यू समझाएं। आपके अलमीरा में कई किताब है, बोलो किस किताब को निकालने में ज्यादा भार पड़ेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, बस तो नियम ही समझ गए। जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे घर्षण बल बढ़ेगा, अगर हम 5 किताब कम कर दें उतना ही लोड पड़ेगा कि कम, इसका मतलब है अभिलंब बल ऊपर से नीचे लगने वाले बल को कहते हैं। बोलो जब हम R बोलेंगे तो आप समझ लोगे, ऊपर से नीचे लगने वाले बल को अभिलंब बल कहते हैं, और घर्षण बल का मान अभिलंब बल के समानुपाती। बताओ मकान में किस ईंट को निकालने में ज्यादा भार पड़ेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला। तुम्हारे घर में ईंट गिरा है, ट्रैक्टर से उतार दिया गया है, किस ईंट को उठाना आसान है, ऊपर कि नीचे, ऊपर, क्यों, अभिलंब बल, इसी को कहते हैं। बोलो नॉर्मल फोर्स क्लियर है सबका। दोनों का प्रैक्टिकल उदाहरण भी तुम लोग हमेशा करते हो, ध्यान दो। तुम्हारा कोई साथी साइकिल के पीछे बैठ जाए और एक आगे भी बैठ जाए और तुम ही को चलाना है, तो बताओ आगे बैठ गया, पीछे बैठ गया, तुम भी बैठ गया, तो अभिलंब बल कस के बैठ गया, और तब अपना चरम पे आएगा कि अभिलंब बल बढ़ गया तो हम और बढ़ेंगे, हिलना ही नहीं देंगे। तो उस समय तुम घर्षण के नया फॉर्मूला निकालते हो, पीछे वाला को कहते हो ये उतर जा, ढकेल दे, थोड़ा चलने लगेगा तो लटक जाना। ऐसा किया है तो ये दोनों नियम का एप्लीकेशन है, तुम लोग जो कर रहा हो दोनों नियम का एप्लीकेशन है। उसको कहा उतर जाओ, तो क्यों उतरवाया, अभिलंब बल कम जाए, घर्षण कम गए। फिर कहा धक्का दे दो, क्यों, चरम घर्षण ज्यादा है, जोर लगाओ, गतिक में आ जाए, और गतिक में जब आ गए तो घर्षण कम गया, अब लटक जाओ, खींच ले। बोलिए दोनों नियम एक बार में समझ में आ गया सबको। तो दूसरा नियम सबका क्लियर होगा, घर्षण बल का मान अभिलंब बल के समानुपाती। फार्मूला पूछेगा आपको, F बराबर म्यू R। F क्या है, घर्षण बल, ये बल माने घर्षण बल, और बोलो म्यू क्या है, घर्षण गुणांक, R क्या है, अभिलंब का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे लगने वाला बल। ये क्लियर हो गया सबका। लिख दीजिए दूसरा नंबर, घर्षण बल का मान, घर्षण बल का मान अभिलंब बल के समानुपाती होता है। घर्षण बल का मान अभिलंब बल के समानुपाती होता है। घर्षण बल का मान अभिलंब बल के समानुपाती होता है। नीचे लिख दीजिए F समानुपाती R, F समानुपाती R, नीचे F बराबर म्यू R, F बराबर म्यू R। सबका नाम भी लिख दीजिए। F का मतलब घर्षण बल, म्यू का मतलब घर्षण गुणांक, और R का मतलब अभिलंब। बोलो म्यू का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बोलो। हाँ वेरी गुड, म्यू का फॉर्मूला क्या होगा, F बटे R, यही ज्यादा पूछता है। घर्षण गुणांक निम्नलिखित में होगा, ध्यान रखना, F बटे R को घर्षण गुणांक का। क्लियर है सबका ना। आपको ध्यान रखना है यहां से, म्यू बराबर जब हम पूछे तो बोलो म्यू बराबर क्या होगा, F बटे R। ये 2 बार पूछ चुका है। घर्षण गुणांक का सूत्र होता है तो F बटे R। F क्या है, घर्षण बल, R क्या है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे लगने वाला बल। क्लियर है सबका। तीसरा आसान है, उस सब नियम से बहुत आपका काम नहीं है, अभी हम इसकी कुछ वर्क लेंगे, इसलिए इसको हम समझाएं। अब थोड़ा सा जो आपको चाहिए 5 मिनट हमारे साथ ध्यान दे दीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन राउंड चलेंगे। सुने अब ध्यान से,
घर्षण बल का मान स्पर्श सतह के क्षेत्रफल बोलो बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो घर्षण बल का मान घटेगा कि बढ़ेगा? जल्दी बोलिए। तो स्पर्श सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। कोई रोड बताओ, एक रोड पटना तक है, दूसरा रोड उसी तरह से दिल्ली तक बनाया गया है, किसमें ज्यादा घर्षण लगेगा, पहला में कि दूसरा में? जल्दी बोलो। अरे तो रोड कहां तक जाता है, इससे घर्षण को क्या लेना देना? तुम्हारे मोहल्ला का रोड दिल्ली तक नहीं लंदन तक बना दे तो ज्यादा भार पड़ेगा क्या? इस साइकिल में बहुत भार पड़ रहा है, लंदन तक ही जाता है। अरे पिच पर मटेरियल पर डिपेंड कर सकता है, इसके लंबाई और चौड़ाई पर कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्षेत्रफल वाली बात भी ध्यान रखना, कोई मतलब नहीं था। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज एक दो जो आपके लिए ज्यादा जरूरी, घर्षण को कम करने के लिए हम लोग जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं उस मटेरियल को लुब्रिकेंट, स्नेहक कहते हैं। बात सुनेंगे, आपको कभी कभी क्वेश्चन आएगा कौन स्नेहक का कार्य करेगा, तो स्नेहक का मतलब समझना लुब्रिकेंट, घर्षण बल के मान को कम करने वाला। वो लोग कैरम खेलते हैं, आप क्या चाहते हो वहां घर्षण घटे कि बढ़े? जल्दी बोलिए। घटे। और इसके लिए क्या यूज करते हो? तो बताओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें समझा दिए, पाउडर लिक्विड स्नेहक था कि सॉलिड स्नेहक था, यानी शुष्क स्नेहक, सूखा हुआ स्नेहक। तुम्हें दूसरा उदाहरण बताना है तब समझेंगे, सीख रहे हो। तेल, ग्रीस, मोबिल, डीजल तो बहुत जानता है, सूखा हुआ एक पूछेगा, शुष्क स्नेहक का एक एग्जाम्पल निम्नलिखित में कौन? वेरी गुड, सबसे बढ़िया शुष्क स्नेहक ग्रेफाइट है। बात सुनेंगे, सबसे बढ़िया शुष्क स्नेहक ग्रेफाइट है। आप पेंसिल वगैरह का जो देखे हो नोक, उसी को ग्रेफाइट का, और ग्रेफाइट का गलनांक बहुत ज्यादा है, और इसीलिए अगर कोई मशीन में दो पाइपलाइन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और यहाँ जरूरत है घर्षण कम करने, और ये भी जरूरत है कि लिक्विड चीज का यूज ग्रीस मोबिल का नहीं कर सकते, तो उसके बीच में हम लोग ग्रेफाइट दे देते हैं। ग्रेफाइट का गलनांक कुछ है और बहुत अच्छा शुष्क स्नेहक का काम करता है। तो पाउडर ग्रेफाइट इस शुष्क स्नेहक का बढ़िया एग्जाम्पल है। बाकी लिक्विड स्नेहक में तेल, ग्रीस, मोबिल, डीजल, ये साइकिल में आप लोग अक्सर डालते हो। बताओ, हम लोग हर जगह घर्षण कम ही करते कि कहीं कहीं घर्षण बढ़ाना भी पड़ता है? जल्दी बोलिए। कहीं कहीं बढ़ाना भी पड़ता है। कहां बढ़ाते हो? कहां बढ़ाते हो? तो चप्पल में बढ़ाते हो। जब चप्पल पुराना होके घिस जाता है और एक बार घर में ससरते हो टाइल्स पर, तो कहते हो बहुत खतरनाक है, फेंक देते हो, नया खरीदना पड़े, ताकि गोटी साफ साफ रहे। घर्षण कम के लिए कि ज्यादा के लिए? ज्यादा के। यानी बताओ, चप्पल अगर नया है तो उसके लाइनिंग तुम्हें चलने में मदद करता है कि कम मदद करता है? मदद करता है। वो सब घिस के प्लेन हो जाता है, हड्डी भी प्लेन हो जाएगा। अब अभी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हम चेक करेंगे आपका ब्रेन कितना अच्छा काम करता है। दूसरी बात सुन लीजिए पहले, ट्रैक्टर में नया चक्का लगाना, गोटी मोटा मोटा होना घर्षण घटाता है कि बढ़ाता है? बढ़ाता है। तो रोड पर उसकी पकड़ अधिक होती। जिस गाड़ी के चक्का का सब गोटी घिस जाए, मारा ब्रेक यहाँ, तो 2-4 फीट ससर के रुकता है। अगर गोटी नया है तो ठीक वहीं रुकेगा, घर्षण बल ज्यादा हो। गेहूं पिसाने जाओगे, चक्की में जो फीता है वहां घर्षण घटाना ठीक है कि बढ़ाना ठीक? जल्दी बोलिए। बढ़ाना। अरे तुम घर में से एक मुट्ठी पाउडर ले जाओगे और जब वही पिस रहा है देखोगे रुका हुआ है, फीता पर 2-4 बार मार दोगे तो क्या होगा? घर्षण कम गया, तो जैसी लोहा पर जाएगा फीता बार बार निकल जाएगा, वो बेचारा परेशान हो जाएगा, कैरम बोर्ड की गोटी जैसा उछलेगा। इसीलिए इस बीच में घर्षण कम करना है कि बढ़ा देना है? बढ़ा देना। तो देखिए, कहीं घटाते भी है, कहीं बढ़ाते हैं। घर्षण से लाभ है कि हानि? चलिए बोलिए। दोनों है, लेकिन घर्षण के हानि को आवश्यक हानि कहते हैं। पूछा जाएगा किससे होने वाले हानि को आवश्यक हानि कहते हैं, तो घर्षण। अरे घर्षण के कारण चप्पल घिसता है, तो घर्षण कहेगा कि अच्छा मेरे कारण घिसता है, लो हटा देते हैं, तो चल ही नहीं पाओ, तो कहोगे ना आवश्यक हानि है, घिसने दो, लेकिन तुम रहो। आवश्यक हानि किसको कहे, समझ में आ रहा है ना? अब एक क्वेश्चन से चेक होगा, सोचते कितना हो, पहले जल्दी से इस बात को लिखते हैं, नीचे डैश करके लिख दीजिए। घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग करते हैं। घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग करते हैं। स्नेहक का प्रयोग करते हैं। नीचे डैश करके लिख दीजिए। शुष्क स्नेहक के उदाहरण, शुष्क स्नेहक के उदाहरण, शुष्क स्नेहक के उदाहरण पाउडर, ग्रेफाइट इत्यादि है। पाउडर, ग्रेफाइट इत्यादि है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, आप कितना अच्छा सोच पाते हो। अच्छा बताओ, घर्षण नहीं रहेगा तो खड़ा रहोगे कि बैठ जाओगे? क्या होगा? यहाँ घर्षण खत्म हो जाएगा तो खड़ा रहोगे कि बैठ जाओगे? हाँ, तो बैठ भी नहीं सकते हो, सीधे गिर जाओगे। जो कभी कभी चापाकल के पास, नल के पास काई लगे हुए सरफेस में कल्पना कर सकते हो, पूरा बढ़िया से काई लगा हुआ है तो घर्षण विहीन है। कम है घर्षण, हम एकदम विहीन कर दे, और उस काई वाला सरफेस पर कोई कहे इधर चल के देखो, 2 डेग मारोगे तो 5-6 डेग ससरोगे। ये तो देखा है ना? तो अभी चेक होगा कैसे चल पाते हो। लिखिए, घर्षण विहीन सतह पर, घर्षण विहीन सतह पर कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। घर्षण विहीन सतह पर कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है।
घर्षण विहीन सतह पर कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। चॉइस ए, हाथ के सहारे, हाथ के सहारे। चॉइस बी, पैर के सहारे, पैर के सहारे। चॉइस सी, लुढ़क कर, घोलटनिया मार के। चॉइस सी, लुढ़क कर। चॉइस डी, डी में लिख दीजिए आवाज की सहायता से, आवाज की सहायता से। आवाज देगा बचाओ बचाओ, कोई उठाएगा? पढ़ो बढ़िया से, पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, इस पर जरा ध्यान दीजिए। घर्षण विहीन सतह है, घर्षण विहीन है मतलब सतह पर घर्षण नहीं है, तो तुम खड़ा रहोगे कि बैठ जाओगे कि उलट जाओगे? उलट गए। अब आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। एक उपाय है हाथ से, दूसरा उपाय है पैर से, तीसरा उपाय है लुढ़क के, चौथा उपाय है बचाओ बचाओ हल्ला करके। क्या लगता है? अच्छा देख लें अभी कितने लोग को लग रहा है हाथ से, वो हाथ उठाओ। हाथ की सहायता से चलेंगे, अच्छी बात है। अगर काई बहुत लगा हुआ है तो उसमें हाथ से ऐसे करना तो सब ससर के उधर चल जाएगा, आगे नहीं बढ़ो। अरे घर्षण है तब तो आगे बढ़ते हो, घर्षण ही नहीं रहेगा तो तुम जब हाथ ऐसे करोगे तो ऐसी रह जाए। घर्षण विहीन में हाथ से कैसे चले? चले। कितने लोग को पैर से लग रहा है? समझदार हो, जब हाथ नहीं होगा तब पैर कैसे हो जाएगा? अरे इतना समझदारी तो चाहिए कि जब हाथ से नहीं तो पैर से भी नहीं होगा। चलिए तो यानी 50-50, तो हाथ और पैर काम नहीं करेगा। अब उम्मीद है 50-50 में सब लोग हाथ उठाएगा, तो वो होगा सी या डी। पक्का बोलिए, गौरी मत से आवाज एक साथ नहीं। कितने को सी लग रहा है? सी, वाह वेरी गुड। और अच्छा, और डी कितना को लग रहा है? अच्छा डी भी लग रहा है, बहुत बढ़िया। सुन लीजिए कितना आसान है, इसको घर्षण गायब तो नंबर गायब कर रहा है। बताओ जल्दी से, अगर लुढ़कना की बारी आएगी तो घर्षण विहीन पे लुढ़क सकते हो क्या? नहीं, घर्षण रहेगा तब घोलटनिया मारोगे। घर्षण विहीन है तो वहीं मारोगे वहीं रहोगे, घर्षण विहीन में आगे नहीं बढ़ सकते। घर्षण रहने से ना घोलटनिया मार पाते हो, तो सी भी नहीं होगा। अगला क्या है? डी, आवाज देके सीटी निकालो, आवाज दो, फूंको, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया है। कस के बोलोगे उधर तो भागोगे पीछे, ऐसा हो सकता। सोचो कितना बेजोड़ कल्पना। घर्षण विहीन क्षेत्र रहेगा तो बड़ा डिजाइन से बढ़ सकते हो, और सिर्फ उपाय है थर्ड लॉ, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। फूंक के बढ़ सकते हो, सीटी मार के बढ़ सकते हो, आवाज कस के दिया उधर तो भागा इधर, ये हो सकता। बाकी और कुछ नहीं हो सकता। तो आवाज देके, सीटी बजा के, हवा निकाल के, ये सब सही आंसर हो जाए। फूंक करके भी कभी कभी चॉइस में दे, फूंक के, लड़का बोलेगा फूंक के कैसे बढ़ेंगे, तो आपको लगेगा फूंक के कैसे, तो आप समझ रहे होगे घर्षण विहीन में फूंक के ही बढ़ सकते हैं। आगे का मतलब ये मत समझना कि इधर भागे तो अरे इधर आगे। किसको आगे कहते हैं तुम थोड़े जान रहे, पर किसको आगे कहते हैं? देखो एक लड़का करा कि फूंकेंगे तो उधर भागे पीछे हो गया, हमको उधर ही जाना था आगे हो गया। अरे हम कहे 6 गुना 3 बटे 3 गुना 3, बोलो किससे कौन कट रहा है? ये तुमको पता चल रहा है 3 दूना 6, क्या इसी 3 से काटे हैं? अब बताओ जब ऐसे कर दिए तो बोलो तू किससे काटे थे? बढ़िया से देखो, इससे काटे थे कि इससे काटे थे? अरे जब काट दिए तब तुमको कहां पता चला किससे काटे थे? ये तो शुरू में ना तुम 3 दूना 6 किया था। बात समझना, तो कई बार थ्योरी चेंज भी होगा। तो अब जरा ध्यान दो, जरा ठीक से सुनेंगे बढ़िया से। अब आप लोग घर्षण का इनिशियल कैसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है, अब बात समझ रहे। आप लोग को मैं व्यवहारिक बात ज्यादा पूछेगा, इस पर थोड़े न्यूमेरिकल भी करवा लेंगे, ऐसा जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा स्टेप के लिए हो जाएगा तो बढ़िया है। अब सुन ले, अगला क्लास में आपका फिजिक्स में जो शुरू होगा